एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो हम पढ़ेंगे आज न्यू चैप्टर दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। अब बेसिकली ये चैप्टर है बायोलॉजी का, ओके मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करता है, इट इज़ रिलेटेड टू दैट। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ उसकी बॉडी में फंडामेंटल चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे वो बना है, वो क्या है, सेल। अब सेल जो है उसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, लेकिन ये डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, मतलब ये किसने पता लगाया कि आखिर सेल चीज़ क्या होती है या फिर क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। ये डिस्कवर किया सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिया कॉक को। अब बेसिकली कॉक क्या होता है, एक्चुअली कॉक इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री, राइट। जो ट्री की बार्क होती है उसका एक हिस्से को कॉर्क बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉक का पीस लिया और उसे उन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप मतलब कि एक माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने खुद बनाया था, उसके थ्रू कॉक के पीस को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कॉक का पीस है ये छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कॉक के अंदर उन्होंने इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देखी। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने कॉक में देखी, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने इन्हें नाम दिया सेल का। अब बेसिकली इन्होंने इसे सेल का नाम क्यों दिया, एक्चुअली में सेल का लेटिन, सेल एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, राइट। सेल एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो बेसिकली जो छोटे छोटे से सेल्स थे ये एक्चुअली में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे कि एक हाउस में छोटे रूम्स हो, लिटिल रूम्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे या फिर ऐसे दिख रहे थे कि जैसे छोटे छोटे रूम्स होते हैं वैसे ही ये माइक्रोस्कोप में दिख रहे थे। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने ये जो छोटे छोटे चीज़ें दिख रही थी उन्हें कॉक के पीस के अंदर, उन्हें नाम दिया सेल का। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मतलब जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, वो एक्चुअल में सिर्फ एक सिंगल बॉडी में होती, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक ढांचा है। दे आर मेड ऑफ स्मॉल थिंग्स विच आर कॉल्ड सेल, राइट। तो ये रॉबर्ट हुक ने जब उन्होंने कॉक को सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो कॉक है भाई उसमें छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है एंड दैट, उन चीज़ों को उन्होंने नाम दिया सेल का। और सेल का लेटिन में मीनिंग होता है लिटिल रूम। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लिविंग बीइंग्स होती हैं दे आर स्मॉल थिंग्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल थिंग्स विच आर कॉल्ड सेल। अब बेसिकली एक पॉइंट मैं रह गई थी बताना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एक्चुअल में दिख कैसी रही थी रॉबर्ट हुक को माइक्रोस्कोप के थ्रू। बेसिकली आपने हनीकॉम्ब देखा है जिसमें वो ऐसे ऐसे जॉइंट होती हैं, कुछ इस प्रकार से हनीकॉम्ब होता है ना, जिसमें जो सारी और जो उसकी हनी होती है वो उनका जो कॉम्ब होता है उसमें वो ऐसे जॉइंट होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे उन्होंने ये सेल्स को ऑब्जर्व किया था। तो कॉक को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तब उन्होंने लिटिल रूम या जो सेल देखे वो किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हनीकॉम्ब, राइट। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉक को लिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री, और उन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा। और उस स्ट्रक्चर में जो एक छोटे छोटे ब्लॉक्स जैसे दिख रहे थे उन्होंने उसे सेल का नाम दिया, जिसका मीनिंग होता है लेटिन में लिटिल रूम, ठीक है। और ये जो सेल है ये हमने ये भी इससे इन्फर किया रॉबर्ट हुक ने कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं दे आर नॉट वन इंडिविजुअल, लेकिन वो बने होते हैं स्मॉल थिंग्स के विच आर कॉल्ड सेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में है व्हाट इज लिविंग बीइंग्स मेड ऑफ।
मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आखिर वो किस चीज़ के बने हैं। क्या वो सिर्फ ऐसी चीज़ के बने जो उनकी पूरी बॉडी एक साथ आ जाती है, या फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को ज्वाइन करके बने हैं लिविंग बींग्स। ये मैंने अभी आपको जब मैं रॉबर्ट हुक के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था कि उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो लिविंग बींग्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो लिविंग बींग्स है दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। सो व्हाट आर लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ? व्हाट आर लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। अब बेसिकली जो सेल है जब वो बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो लिविंग बींग्स बनाते हैं। ऐसा होना सच नहीं है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल हो दैट इज ओनली वन सेल और उसकी वजह से भी लाइफ पॉसिबल है, और ऐसा भी हो सकता है कि मिलियंस ऑफ सेल हो तब जाके लाइफ पॉसिबल हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स या फिर बहुत सारे सेल्स जब एक साथ आएंगे तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब सिर्फ एक सेल ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल प्ले करे। तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वन सेल के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और जो बहुत वन से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं हम उन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि पहले हमने पढ़ा कि लिविंग बींग्स किस चीज़ के बने होते हैं, स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल, और सेल ही वो चीज़ है जिसके थ्रू लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए हमारे चैप्टर को भी नाम दिया गया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल का प्रेजेंस होना। मतलब कि अगर सेल्स नहीं होंगे तो वो उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आया कि यार ये जो स्मॉल यूनिट्स ऑफ सेल हैं इनसे लाइफ पॉसिबल होती है, तो ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सेल्स हो तभी लाइफ पॉसिबल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक सेल हो तो उससे भी किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ पॉसिबल हो। तो इसका आंसर है ये, अगर एक सेल में भी लाइफ पॉसिबल होती है तो उसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और अगर मल्टीपल ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सके तो उसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेल्यूलर कैसे, यूनि का मतलब वन, सेल्यूलर का मतलब सेल। वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो मोर देन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि लिविंग बींग्स किसके बने होते हैं, सेल के, और सेल से लाइफ पॉसिबल है। और हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले जो है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बीच का डिफरेंस, पहले मैं आपको सेल की एक प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ। हमने ये तो समझ लिया कि आखिर सेल होता क्या है, उससे क्या पॉसिबल है। सेल क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, और उससे क्या होता है, लाइफ पॉसिबल होती है। तो बेसिकली ये सेल की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप चाहो तो कोई और डेफिनेशन भी प्रेफर कर सकती हूँ। सेल्स आर द फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिकली जो सेल हैं दे आर वेरी स्मॉल, राइट। ये जो सेल होते हैं ये वेरी स्मॉल होते हैं इन नेचर, और ये जब एक साथ जुड़ते हैं तो ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनता है। तो सेल जो है दे आर द फंडामेंटल और बेसिक, स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब फंक्शनल का मतलब क्या है, बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, ये जो सारे फंक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, इनको परफॉर्म करने में कौन हेल्प करता है, सेल। सो दैट्स व्हाई सेल्स आर द फंडामेंटल, दैट इज बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये सबसे छोटी यूनिट है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. सो दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये है एक सेल की प्रॉपर डेफिनेशन. Now the next topic is the difference between unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organisms के नेम से ही क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कौन से organisms होते हैं जिनमें सिर्फ वन सेल होता है. सिंगल सेल्ड organisms, सिंगल सेल्ड organisms, राइट. लेकिन जो मल्टीसेल्युलर organisms होते हैं दे पोजेस अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. मतलब कि मल्टीसेल्युलर organisms में सिर्फ एक सेल नहीं बल्कि काफ़ी सारे सेल्स होते हैं. जब वो एक साथ आते हैं तब हमारा लाइफ पॉसिबल होती है इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. अब बेसिकली लाइफ को सस्टेन करने के लिए मतलब ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना ज़रूरी है. रेस्पिरेशन, राइट, डाइजेशन या फिर ईट फूड, एक्सक्रीशन, तो एक्सेट्रा. ये जो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है ताकि एक इंसान ज़िंदा रह सके, बेसिकली ये सारे फंक्शंस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल ही परफॉर्म करता है. अब भाई देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है तो उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे. लेकिन जब उनके पास है ही एक सेल तो उनके पास जो एक सेल है उसे ही ये सारे काम करने होंगे ज़िंदा रहने के लिए. तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. मतलब कि जितना भी काम ज़रूरी है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वो सब एक सिंगल सेल ही करता है. लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है. एक्चुअली में उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. तो उस केस में क्या होता है कि एक सेल को या तो एक ही फंक्शन परफॉर्म करना होता है या फिर एक या दो फंक्शन. ऐसा नहीं है कि उसे सारे फंक्शन परफॉर्म करने होंगे. ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सारे फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करता है. लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें अगर एक सेल की बात करें तो उसमें एक सेल को या तो एक या फिर एक या दो या तीन मैक्स कुछ कम फंक्शंस ही करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन इज शॉर्ट. या फिर जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं, राइट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर हम किसी से ज़्यादा काम कराएंगे तो वो जल्दी टायर्ड हो जाएगा. तो वैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल है वो सारा काम कर रहा है तो वो जल्दी टायर्ड हो जाएगा, इसलिए उसका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट है. लेकिन अगर हम 3 से 4 लोगों से एक काम कराएं तो वो जल्दी टायर्ड नहीं होंगे तो उनका स्पैन भी लॉन्ग होगा. तो वो होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. मतलब कि यहाँ पे जो एक सेल होता है वो एक या दो या तीन फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए हर एक सेल का लाइफ स्पैन भी लॉन्ग होता है. एक बार फिर से इसके लिए मैंने आपको एक याद करने की ट्रिक बताई कि जैसे अगर हम एक ही इंडिविजुअल से बहुत सारा काम कराएं तो वो जल्दी टायर्ड हो जाएगा. लेकिन अगर हम उसी काम को 3 से 4 लोगों से कराएं तो क्या वो लोग जल्दी टायर्ड होंगे? नहीं होंगे. सो दैट्स इन द केस ऑफ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर में एक सिंगल सेल जो है वो सारा काम करता है तो वो जल्दी टायर्ड होके मर जाता है. दैट इज़ उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है. लेकिन मल्टीसेल्युलर में जो सेल्स होते हैं एक सिंगल सेल को कम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है तो इसी की वजह से हर एक सेल का लाइफ स्पैन भी लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि जो काम हमें करना है हम उसे डिवाइड कर दें जितने भी हमारे पास लोग हैं उस काम करवाने के लिए. लाइक सपोज अगर मुझे एक काम करना है और जैसे मुझे सपोजिंगली होमवर्क करना है, ठीक है, सपोजिंगली मुझे होमवर्क करना है. अगर मेरे को मम्मी ने कह दिया कि नहीं सारा काम तुझे ही करना है, ठीक है, तो सारा काम अगर मैंने ही किया
तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुई। मतलब कि जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, अगर उसका काम किसी और के साथ डिवाइड नहीं किया गया तो वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। या फिर अगर किसी को कोई काम सौंपा गया, या फिर सपोज एक काम आया, मम्मी ने कहा कि तुम घर की सफाई कर दो, तो मैंने मेरे भाई ने सोचा कि हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं। तो जो अगर किसी को काम दिया गया वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिल बांट के करते हैं तो उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन अगर किसी ने कोई काम दिया और वो सिर्फ एक इंडिविजुअल करता है तो उसे हम कहते हैं नो डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहाँ पे इसको आप लिंक करो, यूनिसेल्यूलर में कितने सेल्स होते हैं? एक सेल। सारा काम किसे करना पड़ता है? एक सिंगल सेल को। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नो डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में देखो बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये पॉसिबल है कि जैसे कोई काम करना है, जैसे कि सपोज रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन करने के लिए यहाँ पे यूनिसेल्यूलर ही करेगा, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में भी बहुत सारे सेल्स आके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये 4 पॉइंट्स थे मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर के डिफरेंस के। फर्स्ट है यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल्ड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेल्यूलर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता और साथ ही उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है। मल्टी सेल्यूलर में एक सेल को सिर्फ कुछ एक एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करनी होती है जिस वजह से वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है और हर एक सेल का लाइफ स्पैन भी लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने पढ़ा सेल क्या होता है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कि एक्चुअल में हमने ये तो पढ़ लिया कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, लेकिन सेल के बारे में उन्होंने बस ये बताया कि सेल होता है और ये बताया कि जो लिविंग बींग्स हैं वो सेल के बने होते हैं, लेकिन हमारे पास तो सेल के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वर्ल्ड को बताई। तो बेसिकली उसमें से जो कुछ मेन साइंटिस्ट थे उनकी डिस्कवरीज को हमारी बुक में बताया गया है। मैं जस्ट 1 लाइन में बता रही हूँ कि आखिर उन्होंने अपनी डिस्कवरी में क्या क्या बताया और उनके नेम्स क्या क्या थे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? ही डिस्कवर्ड सेल्स एंड टोल्ड दैट सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज ल्यूवेनहॉक। बेसिकली ल्यूवेनहॉक ने क्या कहा कि उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, लाइक जो पॉन्ड्स होते हैं उसके वाटर को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को देखा। मतलब कि जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स। अब बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ये सेल का ही एक पार्ट होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। नेक्स्ट इज पुरकिंजे। पुरकिंजे ने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म इन सेल्स। अब प्रोटोप्लाज्म भी सेल्स का ही एक पार्ट होता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को। नाउ द नेक्स्ट इज 2 साइंटिस्ट, दैट इज क्लेडन एंड स्वान। क्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी हमें। एंड द लास्ट इज आर विर्चो। आर विर्चो ने कहा कि भाई जो भी सेल्स होते हैं दे ऑल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो न्यू सेल्स आते हैं या जो अलग तरीके के सेल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक्चुअली में जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रहे थे उन्हीं सेल्स की वजह से न्यू सेल्स आते हैं। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज एंड थ्योरीज। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल, ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को, क्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी बताई और आर विर्चो ने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, कल की क्लास में हम फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। डू लाइक our video and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.